हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊं तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है तो उन क्वेश्चंस को कहा जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। सो बेसिकली सीबीएसई ने पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया है और वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टॉपर्स तक ऐसे क्वेश्चंस में कहीं बीच में कभी कभार फंस जाते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस में। तो उन क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन इन क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है आपके एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, है ना। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने किए हैं उन सभी चैप्टर्स के मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको आज के सेशन में करवाने वाला हूं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पास आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है लास्ट वाला। सो उस क्वेश्चन को जरूर देखना, सेशन को पूरा एंड तक देखना, है ना। बीच में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो बहुत अमेजिंग से क्वेश्चन है। बेसिकली सारे ही क्वेश्चन अमेजिंग है आज के इस सेशन के। तो सेशन को पूरा देखना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको सेशन और क्या आपको ऐसे और सेशंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, है ना, फिर हम प्लान करेंगे कुछ आपके लिए ऐसा सा तूफानी सा, है ना। चलो फटाफट से करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो यार। और ऐसा कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके पास वो कंटेंट टाइम पे तभी पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल बजा दोगे तो आप लोगों के पास टाइम पे वो चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शेयर वेयर भी कर सकते हो यार, है ना, दोस्तों के साथ, है ना। चलो सबसे पहले मैं आपको आज के शेड्यूल का अपने इस पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल बताऊं तो यार अभी देखो, अभी हमारा ये वाला सेशन है। शाम को आप लोगों का 2 घंटे का मैथ्स रिवीजन है, महा रिवीजन है आप लोगों का 2 घंटे का। तो आप लोग उस सेशन को भी जरूर देखना, है ना, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, है ना। उसके अलावा हम ये सभी सेशंस कर चुके हैं, है ना। तो कोई भी सेशन मत छोड़ना, सारे के सारे सेशंस कर लेना। बाकी डोज ऑफ मोटिवेशन आप लोगों के लिए आज का ये है, फाइंड अ वे नॉट एन एक्सक्यूज। ये डोज ऑफ मोटिवेशन सुनते ही रिमोट हाथ से छूट गया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा रास्ता ढूंढो, एक्सक्यूज मत ढूंढो, है ना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि यार ये इस वजह से नहीं हो पाया या उस वजह से नहीं हो पाया। तो कोशिश ये रखना कि आप लोग हमेशा रास्ता ढूंढो और एक्सक्यूजेस ना ढूंढो, है ना। तो रास्ता ढूंढोगे तो मंजिल मिलेगी और एक्सक्यूज ढूंढोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास रियल नंबर से, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ प्राइम नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर हैव। देखो कहता है कि आप लोगों के पास कोई भी प्राइम नंबर है। सबसे पहले देखो, बहुत सारे बच्चों को ना इसमें क्या दिक्कत होती है, बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले। मैं बोल रहा हूँ ना, टॉपर भी इनमें कभी कभार फंस जाते हैं। तो कहा गया है क्या कि आपके पास अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर इज इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर उठा लो दुनिया का, अगर मैं प्राइम नंबर उठाऊं जैसे लेट्स से 3, तो 3 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 3 into 1 होता है। तो कोई भी दुनिया का अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है, 13 है, 13 into 1 होगा। तो इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये नंबर खुद ही इसका फैक्टराइजेशन में आता है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स डज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है। अब क्या कह रहे कि प्राइम नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगा, कोई भी प्राइम नंबर है जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे। अब सबसे पहले आप लोग समझो कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फैक्टर्स का मतलब होता है कि लेट्स से अगर आप लोगों के पास कोई नंबर है 3, तो 3 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। फैक्टर्स का मतलब है इस 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो मेरे साथ सभी बच्चे बोलेंगे हाथ उठा के, 3 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है। 3 को और कौन डिवाइड करता है? 3 को 3 डिवाइड करता है। क्या इनके अलावा 3 को कोई और नंबर डिवाइड करता है? आप बोलोगे नहीं, है ना। तो 3 को ये 2 नंबर डिवाइड करते हैं, तो ये 2 इसके फैक्टर हो गए। ये दोनों के दोनों क्या है? इसके फैक्टर हो गए।
तो कोई भी प्राइम नंबर हो उसके फैक्टर्स आप इस तरीके, कोई भी नंबर हो उसके फैक्टर्स आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो जो नंबर्स उसको डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी दी फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन नंबर। अब कह रहे हैं कि भैया आपके पास कोई भी प्राइम नंबर है, मान लो 3, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9। तो आपको ये बताना है कि प्राइम नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे। तो आओ देखें, 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। आप बोलोगे भैया 1 कर सकता है, 3 कर सकता है और 9 कर सकता है। ठीक है, आओ थोड़ा और जादू दिखाऊं तुम्हें। 5 है एक प्राइम नंबर, 5 का स्क्वायर करोगे, 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। 5 को डिवाइड कर सकता है आपका कौन, अरे सॉरी 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। तो 25 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 25 को 1 डिवाइड करेगा, 25 को 5 डिवाइड करेगा और 25 को 25 इटसेल्फ डिवाइड करेगा। क्या इसके अलावा कोई नंबर 25 को डिवाइड कर सकता है, क्या इसके अलावा 25 को कोई नंबर डिवाइड कर सकता है। आप बोलोगे नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2 की, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 इकलौता एक इवन प्राइम नंबर है। 2 के फैक्टर्स, 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 4। 4 को कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा और 4 करेगा। तो यार आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करता हूं तो उसके कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर करने पे। तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि 3 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर के स्क्वायर पे, है ना। कितने फैक्टर्स होते हैं, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर लो तो आपके कितने फैक्टर्स आ रहे, 1 2 3, 3 नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर है इसका, यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर है। यानी कि टोटल फैक्टर तो आप लोगों के पास हो जाएंगे कितने, ये तो आ गया हमारे पास क्या, टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 3। और अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूं, प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो प्राइम फैक्टर्स कितने हैं किसी भी प्राइम नंबर के, वो है सिर्फ 1, वो है सिर्फ 1, 1 2 1, है ना। तो कभी भी आपके पास कोई प्राइम नंबर है उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको 3 फैक्टर मिलेंगे टोटल, और एक उसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 1 रहेगा। ठीक है बाबूजी। चल अब अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन, देखो रियल नंबर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो लाइक उनका कोई तोड़ नहीं है, रियल नंबर से वो रियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले रियल नंबर से। समझते हैं अपने इस क्वेश्चन को। आप लोग एक काम करो, आप लोग ना थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और ऐसे क्वेश्चंस ना आप लोगों के एनटीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, वैसे एग्जाम्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आपको बोला गया है क्या, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड एचसीएफ इज 13, शो योर वर्क। देखो अब देखो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है शो योर वर्क। एग्जामिनर को पता है कुछ कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं, सिर्फ आंसर लिख देते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आंसर लिख देते। उन्होंने बोला शो योर वर्क, अपना जो काम किया उसको दिखाओ यहाँ पे, तो वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कोई मुझे बताएगा पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब 2, पति पत्नी पेयर, जूते 2 पेयर, है ना, आईज पेयर में है 2, तो 2 चीजों का पेयर होता है ना। तो अगर मैं मान लूं, कह रहे कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कह रहे कि मान लो आपके पास कुछ पेयर ऑफ, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर बताओ मुझे, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ जिनका सम 91 हो और एचसीएफ कितना हो 13 हो। मुझे ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका सम 91 हो और एचसीएफ 13 हो। तो ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं आपको ये पता लगाना है। तो पेयर की बात करी है आपने, कहा लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। आपने बोला कि भैया एक नंबर को x मान लो, एक नंबर को y मान लो, मान लिया हमने, ठीक है। अब आपके पास अगर HCF क्या है, HCF ऑफ x एंड y, HCF ऑफ x एंड y इज व्हाट, दैट इज 13। HCF कितना है इन दोनों का बेटा, 13 है। आओ दिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली डंडा, इसमें छुपा है। ये 2 नंबर्स है मेरे पास 15 और 10, इन दोनों का HCF कितना है बेटा, 5 है।
तो HCF कितना है 5। अब अगर बेटा मुझे 10 को लिखना होगा तो 10 को मैं कैसे लिखूंगा, 10 को लिखना होगा तो 5 इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 10 आएगा, 5 इंटू 3 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 15 आएगा। यानी कि मुझे एक चीज समझ में आई है कि अगर मुझे नंबर निकालना है तो उसका HCF से कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी मेरे पास वो नंबर आएगा। ये बात समझ में आई? मतलब समझो कि ये तो क्या है मेरा HCF है और ये क्या है, ये अलग अलग नंबर है। तो अगर आपको वो नंबर चाहिए जो आपके पास है जिसका HCF 5 है तो आपको अपने उस HCF को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहां पे मुझे एक चीज समझ में आई कि ये जो X है अगर मुझे ये चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 13 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, A से। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, A से, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि A की वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है ना। तो X अगर मुझे निकालना है तो 13 को A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर Y मुझे निकालना है तो 13 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, B से। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है, आगे की कहानी लिखते हैं। आपको पता है x प्लस वाई क्या बोला गया है, 91 बोला गया है। तो x की वैल्यू क्या है, 13a प्लस 13b इज इक्वल्स टू 91। 13 अगर मैं कॉमन ले लूं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 91 और दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो 7 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों के पास, 7 हो जाएगी। a प्लस बी की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ गई, 7 आ गई। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपके पास 7 आ गई। अब बेटा फिर से समझेंगे, x क्या था 13 इंटू ए और y क्या था बेटा 13 इंटू बी। आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है और आपको पता चला है क्या, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 7 है। तो बेटा आओ देखते हैं, a की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूं तो b की वैल्यू, अच्छा उसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो 0 या नेगेटिव नहीं ले सकते हो आप, आपको पॉजिटिव इंटीजर से शुरुआत करनी है। तो b की वैल्यू क्या होगी 6। अगर a की वैल्यू में 2 ले लूं तो b की वैल्यू क्या होगी 5। अगर a की वैल्यू में 3 ले लूं तो b की वैल्यू क्या होगी 4। फिर a की वैल्यू 4 ले लूं तो b 3 होगा, a की वैल्यू 5 लूंगा तो 2 होगा। तो यही नंबर फिर दोबारा से रिपीट होने लग जाएंगे। तो इन 3 पेयर्स के अलावा यानी कि a की वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकती है और b की वैल्यू 6, 5 और 14 4 हो सकती है ना। तो इन 3 के अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा आपके पास a और b का। इसका मतलब क्या है, जो मुझे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने थे तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी बेटा, जब मैं a की जगह पे 1 रखूंगा तो 1 तो आ गई 13, a की जगह पे 2 रखूंगा तो 1 तो आ गई 26 और a की जगह पे जब मैं 3 रखूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13 3 जा 39। ठीक है, उसी प्रकार से y की वैल्यू 13 इंटू 6, 13 6 जा 78 है ना। y की वैल्यू 13 इंटू 5, 13 5 जा 65। y की वैल्यू 13 इंटू 4, 13 4 जा 50। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि 13 78 इन दोनों का सम 91 है और इन दोनों का HCF 13 है। 26 और 65 इन दोनों का सम 91 है और इन दोनों का HCF 13 है। और 39, 52 इन दोनों का सम भी 91 है और इनका HCF भी 13 है। यानी कि ये ऐसे 3 पेयर है, पेयर ढूंढने को बोला था ना उसने, ये ऐसे 3 पेयर हैं जिनका सम 91 है और HCF कितना है 13 है। समझ में आया भैया, समझ में आया, बिल्कुल आया। चलो नाउ पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल से उतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। P एंड Q आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस। आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस बोले गए हैं, एक बोला गया है क्या P और एक बोला गया है क्या Q। तो ये 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ P एंड Q इवेलुएट दिस। आपको P और Q की वैल्यू नहीं निकालनी है, यानी कि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं करना है, करोगे तो गलत हो जाएगा। बिना P और Q की वैल्यू को निकाले हुए आपको ये सॉल्व करना है, 1 माइनस P इंटू 1 माइनस Q की वैल्यू। कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 को q से मल्टीप्लाई कराओगे माइनस q आएगा, माइनस p को 1 से करोगे तो माइनस p आएगा, माइनस p को माइनस q से करोगे तो प्लस p इंटू क्यू पी क्यू आ जाएगा। अब ये 1 एज इट इज रहेगा, माइनस साइन में कॉमन ले लूं तो q प्लस p हो जाएगा, प्लस p इंटू क्यू हो जाएगा। 1 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं p प्लस क्यू, प्लस p इंटू क्यू। आओ कुछ दिखाता हूं। तो देखो कुछ दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई थी और उसमें बताया गया था कि अगर आप लोगों के पास दो जीरोस होते हैं तो उन जीरोस का जो सम होता है, उन जीरोस का जो सम होता है p प्लस क्यू, वो किसके बराबर होगा बेटा, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो b कितना है बेटा, -5, और a कितना है बेटा 2, -5/2, ठीक है। और p इंटू क्यू, p इंटू क्यू क्या होता है, c अपॉन ए। c कितना है बेटा -4 और a कितना है बेटा 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस। तो p इंटू क्यू की वैल्यू पता चल गई, p प्लस क्यू की वैल्यू पता चल गई, है ना। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कौन सी मूवी में बताया गया था कि सम ऑफ जीरोस इतना होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना होता है ना। सोचने लग गए, जेलर, जवान, गदर, कौन सी मूवी में बताया गया ये, जो जब हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर किया था तो वहां पे मैंने बताया था YouTube पे वो मूवी है, तो आप लोग देखना कि सम ऑफ जीरोस इतना होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना होता है, ठीक है। आ जाओ। सो अब आप लोगों के पास ये माइनस एज इट इज रहेगा यार, p प्लस क्यू की वैल्यू आ गई -5/2 और p इंटू क्यू की वैल्यू आ गई कितनी, -2। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 5/2 -2। दोनों को सॉल्व करोगे तो 5/2 -1, सो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो 3/2 बच जाएगा, ठीक है जी। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। आ जाओ, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि ax² - 8x + 3 वेयर a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, 1 0 ऑफ px इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, ax² - 8x + 3। ये आप लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है बेटा। इस पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस हैं, दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और दूसरा जीरो क्या है बेटा, इसका 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स यानी कि 3 अल्फा। अब आप लोगों को यह बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, इसमें a की वैल्यू निकालनी है। और शो योर वर्क भी लिख रहा है यार, पता नहीं ये हर क्वेश्चन में शो योर वर्क क्यों लिख रहा है, तो क्या मतलब, क्या इतना भरोसा नहीं है उसको कि तुम लोग, मतलब उसको पता है एग्जामिनर को तुम लोग चीटिंग करोगे पक्का। तो शो योर वर्क, काम दिखाओ अपना यहाँ पे। आओ देखते हैं। तो बेटा आपको पता है सम ऑफ जीरो -b अपॉन a के इक्वल होता है, b कितना है यहाँ पे -8। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान जरूर रखना, अदरवाइज बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाओगे। तो 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 8 अपॉन a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2 अपॉन a। अच्छा, दोनों जीरोस का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपके पास c अपॉन a यानी कि 3 अपॉन a। सो अल्फा 3 इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a। और अब ये आप लोगों के पास हो जाएगा 3 इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन a सब्सटीट्यूट कर दी, 3 अपॉन a, है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4a² इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a से स्क्वायर कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, a को इधर भेजो, 4 इधर ही रखो, तो 4 की वैल्यू क्या आ गई, a, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, निकाल ली, बधाई हो, a की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने। अच्छा, अब अगर a की वैल्यू निकाल ली, सो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ px। ये जो पॉलिनोमियल है px, आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब प्यारे बच्चों आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा सा बनता है, यू शेप्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है। जरूरी नहीं है वो ऐसा ही बने, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, कैसा भी बन सकता है ना। बट यू शेप्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है, इसे हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है जी। चलो
अच्छा, अरे हाँ, कुछ और चीजें भी है इसमें। अब देखो इसमें ना, इसने बोला है राइट द सिंस ए इज पॉजिटिव द ग्राफ ऑफ पी एक्स विल बी एन अपवर्ड और ओपन अपवर्ड्स लाइक यू। देखो ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा ऊपर की तरफ बनता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो डाउनवर्ड्स बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। चल, नाउ is pair of linear equation x is equals to p, y is equals to q consistent? Justify your answer। कह रहे कि भैया x की वैल्यू अगर p है, y की वैल्यू q है, तो क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट। अब क्या आप लोग मुझे बताओगे कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट का दो मतलब होते हैं, या तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे या तो फिर इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या इसका एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। तो बहुत सारे बच्चे a1/a2 करके करेंगे, फिर देखेंगे यार a2 तो हमें गिवन ही नहीं है, a1 तो मैं 1 मान लूं बट a2 तो है ही नहीं मेरे पास, तो 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है। कैसे करें बेटा? इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ की हेल्प से करना पड़ेगा। कैसे? देखो, तू न जाने आस पास है खुदा। मान लो ये P है और ये Q है, तो अगर x की वैल्यू P है यानी कि y की वैल्यू कुछ भी हो, x हमेशा क्या रहेगा? P रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। अगर y की वैल्यू Q है यानी कि x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा क्या रहेगा? Q रहेगा। तो ये दोनों की दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? P, Q। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा? वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? कंसिस्टेंट लाइंस होगी। तो ऐसे आपको ये अपना काम दिखाना है एग्जाम में, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके, ठीक है जी। छाप देना ये वाली लाइन, ठीक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। कहां लिखूं अमेजिंग क्वेश्चन? अमेजिंग, ठीक है। आओ, अनन्या हैड रेड, ब्लू एंड येलो मार्बल्स इन द रेशो ऑफ 4:5:3। शी गेव ऑल हर रेड मार्बल्स एंड सम ब्लू मार्बल्स टू नेहा। अनन्या है, चलो समझते हैं क्वेश्चन को, समझेंगे पहले। पहले बेटा मैथ्स में ना आपको कुछ नहीं करना है, मैथ्स में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को समझना होता है। अगर आप अपने क्वेश्चंस को समझ गए तो आप लोग सॉल्यूशन उसका इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो अनन्या के पास कुछ मार्बल्स हैं। कौन कौन से मार्बल हैं बेटा? बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा प्रोबेबिलिटी का है, रेड, ब्लू और येलो मार्बल्स हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहीं आते। तो रेड कितने हो जाएंगे? 4x, ब्लू कितने हो जाएंगे? 5x, और येलो कितने हो जाएंगे बेटा? 3x। क्योंकि रेशो में दे रखा है ना, तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है, कभी भी अगर रेशो में कोई चीज होती है तो उसको आपको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना होता है ना। और आपको मैंने ये भी बताया, अगर आपको x अच्छा नहीं लगता है या x अच्छी नहीं लगती है तो आप y ले लो, है ना। y अच्छा नहीं लगता है तो a ले लो, है ना, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल आप कर सकते हो। अच्छा, अब इसके पास इतने मार्बल्स थे। She gave all her red marbles and some blue marbles to नेहा। अब उसने क्या किया? जितने भी उसके पास रेड मार्बल थे सारे के सारे नेहा को दे दिए। कितनी अच्छी फ्रेंड है। तो नेहा के पास कितने मार्बल आ गए? रेड मार्बल तो सारे आ गए। और ये जो ब्लू मार्बल हैं इनमें से कुछ मार्बल दिए, अब हमें नहीं पता कितने दिए, तो मैंने अज्यूम किया कि इसने वाई मार्बल दिए नेहा को, है ना। 5x में से y मार्बल नेहा को दिए, तो अभी इसके पास कितने बच गए? 5x थे पहले, उसमें से y मार्बल नेहा को दे दिए, तो अभी कितने बचे ब्लू मार्बल? 5x माइनस y बच गए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब उसके आगे क्या कह रहे हो? द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स एंड येलो मार्बल्स लेफ्ट विद अनन्या वॉज 7:9। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अनन्या के पास अब जो ब्लू मार्बल है, कहां है ब्लू मार्बल जो बच गए हैं? अनन्या के पास अब जो ब्लू मार्बल बच गए हैं 5x माइनस 5, और जो येलो मार्बल है, येलो मार्बल कितने बेटा? 3x।
इनका जो रेशो है वो कितना है बेटा, 7/9 ये है, ठीक है। अच्छा, इफ अनन्या गेव 20 मार्बल्स टू नेहा, और अनन्या ने टोटल नेहा को कितने मार्बल दिए, 20 मार्बल दिए, यानी कि नेहा के पास कितने मार्बल हैं, 20, यानी कि 4x + y कितना हो जाएगा, 20। तो देखो दो इक्वेशन सी दिख रही है मुझे, एक यहाँ एक यहाँ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ नहीं आया, वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर क्वेश्चन को समझो, ठीक है भैया। हाँ, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन समझ आएगा तो सॉल्यूशन समझ आएगा, नहीं आएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहली इक्वेशन थी 5x - y अपॉन 3x इज इक्वल्स टू 7/9। 3 से 9 को कैंसिल करोगे 3 हो जाएगा, 3 को इधर भेज दो तो 3 × 5x - y इज इक्वल्स टू x को उधर भेजो तो ये हो जाएगा 7x। तो ये हो जाएगा आपके पास 15x - 3y इज इक्वल्स टू 7x। 7x को उधर भेज दो, 3y को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके पास 7 इधर आएगा, 15 से माइनस होगा तो 8x। कुछ गड़बड़ है यार, अच्छा कुछ गड़बड़ नहीं है, इज इक्वल्स टू 3y, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या थी आपके पास, 4x + y बराबर किसके बेटा, 20 के। अब अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसी मन कर रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा 8x + 2y बराबर किसके बेटा, 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40। 8x की वैल्यू आपको यहां पे दी गई है 3y + 2y इज इक्वल्स टू 40। आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो भैया, है ना। बस मेरे थोड़ा दिमाग में क्लिक कर गया, 4 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर 8x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा, है ना। तो 5y की वैल्यू आ गई 40, 5 की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 × 5 = 40। तो y कितना आ गया आप लोगों के पास बेटा, 8। और अगर y आप लोगों के पास 8 आ गया है तो किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, यहीं पे कर दो। तो 8x इज इक्वल्स टू 3 × 8, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। तो आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी ऑफ देम आर रेड मार्बल्स। तो अब आपको रेड मार्बल्स निकालने हैं। रेड मार्बल्स कितने हो गए, x 3 आ गया, y कितना आ गया, 8 आ गया, तो रेड मार्बल कितने हो जाएंगे बेटा, 4 × x, 4 × 3, 4 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो लाल मार्बल्स कितने हैं, 12 हैं, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो, शाणे हो यार तुम। आ जाओ। अर्पित वॉज आस्क्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अर्पित को बोला गया कि ये जो नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। अब देखते हैं अर्पित कैसे उसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। लेट्स सी कि क्या अर्पित उसको रिप्रेजेंट कर पाएगा या नहीं। द नंबर ऑफ, हाँ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 2 to 5, ठीक है। आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है और उनका सम कितना दिया गया है, 2 to 5, 2 to 5। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 16 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है। बड़े वाले नंबर का जो स्क्वायर है, लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है वो 16 टाइम्स है किसके, स्मॉलर नंबर के, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 2 नंबर होंगे, 2 में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है, 2 to 5 है। और बड़े वाला नंबर जो है उसका स्क्वायर जो है वो छोटे वाले नंबर के 16 टाइम्स है। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। आओ समझो, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, छोटे वाले नंबर को x मान लो, लार्जर नंबर को y मान लो। अब अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके स्क्वायर का सम 2 to 5 है। अच्छा, फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है कि जो बड़ा वाला नंबर है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर छोटे वाले नंबर के 16 टाइम्स है। y स्क्वायर की जगह पर लिख दो, तो अरे y की जगह पे x लिखना था। तो ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
तो अर्पित अगर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा तो इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहा है, ऐसी नहीं बनाएगा तो मतलब गलत कर रहा है। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाओ इस पे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे। चलो देखें कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे। कह रहे कि 3 की पावर 2m 11 इंटू 3 की पावर m इज इक्वल्स टू 4। अरे यार, ये वाला अगर स्टेटमेंट नहीं दिया होता ना तो बहुत मजा आ जाता, और जनरली एग्जाम में आप लोगों के पास ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, वो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसमें वो नहीं होगा बेटा जो आप सोच रहे हो, इसमें ऐसा होगा 3 इंटू 3 की पावर 2m। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2 इंटू m? आप कहोगे बिल्कुल लिख लो, आप मालिक हो, जैसा मर्जी वैसा लिख लो, 3 की पावर m इज इक्वल्स टू। अच्छा, फिर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर m इंटू 2? m को आगे लिख लिया, 2 को बाद में लिख लिया। आप कहोगे आप मालिक हो, जो मर्जी लिखो, है ना। अच्छा, 11 इंटू 3 की पावर m इज इक्वल्स टू। अब बेटा अगर मैं 3 की पावर m को अपना x अज्यूम कर लूं, जैसा उसने क्वेश्चन में भी बोला है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा आएगा नहीं, बट कभी अगर आपको ऐसा सा कुछ एक्सप्रेशन दिख जाए जहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। ऐसे क्वेश्चंस ट्रिगो में भी आते हैं, जब आपको वो देगा कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा अगर 25 है तो कॉट थीटा प्लस टैन थीटा कितना होगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। अब उसने बोला है 3 की पावर m को x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11। 3 की पावर m को x मान लो, 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 बराबर किसके बेटा, 0 के। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 3 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 12। 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x माइनस 4 बराबर किसके बेटा, 0 के। पहली दो टर्म्स में से 3x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, x प्लस 4 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन ले लो बेटा, x प्लस 4 बचेगा। x प्लस 4 यहाँ पे भी है, x प्लस 4 यहाँ पे भी है, x प्लस 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो यहाँ कितना बचेगा, 3x माइनस 1 बचेगा बराबर किसके बेटा, 0 के। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, आओ रखें। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -4 आ जाएगी। अगर मैं 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखूं तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/3 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज आ गई, वाओ, दो x, मजा आएगा, है ना। आओ अब आप एक चीज को समझो, x था क्या हमारा, x था 3 की पावर m, ये बराबर है किसके बेटा, 1/3 के। क्या मैं 1/3 को 3 की पावर -1 लिख सकता हूं? आप बोलोगे, सोचोगे पहले आप, क्या मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, फिर आप बोलोगे क्यों, कैसे, हाउ। तो 8th क्लास में आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में सीखा होगा बेटा, अगर बेस में कभी ऐसा होता है उसको ऊपर भेज देते हैं, अगर ऊपर 1 होता है तो ऐसे नेगेटिव करके। तो 3 की पावर m बराबर 3 की पावर -1, कभी भी बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है, बराबर। तो m की वैल्यू आ गई -1, m की वैल्यू आ गई -1। आओ दूसरे वाले को देखें, यहां पे 3 की पावर m इज इक्वल्स टू -4 है, 3 की पावर m इज इक्वल्स टू -4 है। अब बेटा एक चीज को समझो कि यार देखो यहां पे समझो, a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n है। अगर बेस अगर सेम होता है तो पावर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, कह सकते हो पावर्स इक्वल है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता है a की पावर m इज इक्वल्स टू b की पावर n, तो क्या अब आप इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे?
बेस सेम नहीं है तो क्या अब आप इनको कंपेयर कर पाओगे? आप m और n की वैल्यूज को निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आपका बेस सेम होना बहुत जरूरी है अगर आप पावर्स को कंपेयर करना चाहते हो। और यहां पे 3 है, यहां पे आप 4 को 3 में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे। यहां पे 1/3 था लेकिन आपने बेस 3 बनाया क्योंकि वो बन सकता था, यहां पे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, m की सिर्फ एक वैल्यू लेंगे विच इज -1। ठीक है, चलो तो ऐसे इसको करना होता है। अब एपी से तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही, ये तो तुम लोग आंख बंद करके कर लोगे, है ना। आओ समझें इसको। द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। कह रहे हैं कि पहली 2 टर्म्स का सम S2, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का सम जो है वो फर्स्ट 7 टर्म्स के इक्वल है। ठीक है, ऑफ द सेम एपी, सेम एपी, एक ही एपी है उसमें, एक ही एपी, यानी कि मैंने मान लिया A2 A3, कॉमन डिफरेंस इसका मैंने मान लिया D, है ना, एक ही एपी है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसी कोई एपी एग्जिस्ट करती है कि जिनका सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इक्वल हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सबसे पहली बात है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है कि पहली 2 टर्म्स का सम और पहली 7 टर्म्स का सम बिल्कुल पॉसिबल है कि वो आपके पास क्या हो, बराबर हो। कैसे पॉसिबल हो? अगर कोई एपी नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है ना, तो बिल्कुल पॉसिबल है। कोई एपी अगर डिक्रीजिंग एपी है तो बिल्कुल पॉसिबल है। आओ समझते हैं इस सिनेरियो को कि आप जस्टिफाई कैसे करोगे। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बेटा n/2, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है ना, n/2 इंटू 2a प्लस 2 - 1 इंटू d। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 इंटू d। ठीक है, ठीक है, तो 2a प्लस d इज इक्वल्स टू 7/2 2a प्लस 6d, है ना। 2 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 4a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 7 2 14a प्लस 7 6 42d। कुछ भी कर दो, इसको इधर किसी को भी किधर भी भेज दो तो ये हो जाएगा 2d माइनस 42d इज इक्वल्स टू 14a माइनस 4a। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, -40d बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 10d के। काटोगे तो सॉरी a के, तो a की वैल्यू किसके बराबर है, -4d के। तो अगर कोई ऐसी एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो आपके d के कॉमन डिफरेंस के -4 टाइम्स है तो उन एपी में ऐसा पॉसिबल है ना। तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा इस सिचुएशन में ये ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, चलो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली सिमिलर टू ईच अदर। आपको ये बताना है कि कौन कौन से इसमें सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी बतानी है। एनी 2 रोम्बस, क्या कोई 2 रोम्बस आपस में सिमिलर हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को रिकैप करते हैं। सिमिलर, सिमरन नहीं है बेटा, ये बहुत सारे बच्चे सिमरन पढ़ेंगे इसको, सिमरन नहीं है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर कब होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो इक्वल हो और इंपॉर्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो 2 फिगर्स आपस में क्या होती हैं, सिमिलर होती है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो वो 2 फिगर्स क्या कहलाती हैं बेटा, सिमिलर कहलाती हैं। आओ समझते हैं। 2 रोम्बस, रोम्बस की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2 रोम्बस है, बनाते हैं। इसकी साइड 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। दूसरा रोम्बस, इसकी साइड 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं।
बट बेटा इनके जो एंगल्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि एंगल्स इनके बराबर हों, एंगल्स इनके अलग अलग हो सकते हैं। कोई 30 डिग्री का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 45 का होगा, वैसे ही इधर कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो दो रोम्बस कभी भी आपस में सिमिलर नहीं हो सकते। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। आओ राइट एंगल ट्राइंगल पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो ये 5 है, ये सॉरी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। दूसरा मान लो आप कोई भी मतलब दूसरा पेयर ले लो, एक 13 है, एक 12 है और एक 5 है ना। क्या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है? आप बोलोगे नहीं है। तो दो ट्राइंगल्स भी आपस में कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आपस में कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि 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 मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। ये दो साइड्स का रेशो तो सेम होगा, इनका दो साइड्स का रेशो तो इनका सेम आ जाएगा, बट तीसरी साइड का रेशो इक्वल नहीं आ पाएगा, ठीक है। और एंगल्स भी डिफर करते हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी इक्वल नहीं होते। लेकिन रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन्स, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। जो रेगुलर पेंटागन्स होते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है? रेगुलर पेंटागन्स का मतलब क्या है कि ऐसे पेंटागन, ऐसा पेंटागन जिनके जिनके सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स बराबर हैं। ये अगर 30 है, ये भी 30, 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 मतलब जो भी है पेंटागन्स के जो भी एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर रेगुलर पेंटागन होगा, जो कोई अगर दूसरा बड़ा वाला भी होगा जिसकी साइड बड़ी होंगी, जिसकी साइड बड़ी होंगी, तो साइड्स का रेशो भी सेम होगा। और जो ये एंगल होगा, रेगुलर पेंटागन्स चाहे उनकी साइड कम ज्यादा हो, लेकिन एंगल्स सभी में सेम होते हैं। ये एक तरह के इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जैसे होते हैं ना, एंगल 60 डिग्री का होगा, है ना, और साइड कम ज्यादा हो सकती है कि किसी ट्राइंगल की साइड 3 है, किसी की 6 है, बट एंगल 60, तो रेशो भी सेम आ गया और आप लोगों के पास एंगल भी इक्वल आ गए, ठीक है बाबूजी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये आप लोगों के पास एक फिगर दी गई है, कहा गया है ओपी और ओक्यू बराबर है, ठीक है। और ये जो ओ आर है, सॉरी आर एस है, ये किसी सर्कल का आर्क है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। इस तरीके से ये किसी सर्कल का आर्क है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। इसका मतलब क्या है बेटा? ओ आर रेडियस है और ओ एस ये भी क्या है? रेडियस है। दोनों के दोनों रेडियस हो गए, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब आपको ये प्रूफ करना है, ये पूछ रहा है वो, ट्राइंगल ओ आर एस इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ओपी क्यू। अब आप बोलोगे भैया ओपी क्यू तो ट्राइंगल है, पर क्या ओ आर एस ये तो कर्व है ना, क्या ये भी ट्राइंगल है? ये तो सेक्टर है। नहीं बेटा, ये भी ट्राइंगल है। ऐसा वाला ट्राइंगल पूछ रहा है वो, ये वाला ट्राइंगल। जब आप आर और एस को ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो इसकी बात कर रहा है। आओ देखें कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। चल, सबसे पहले तो ये दो एंगल दोनों में बराबर हैं, ये एंगल 1 एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो, ठीक है। अगर मैं ओपी अपॉन ओ आर देखूं, ओपी अपॉन ओ आर देखूं, इस वाले ट्राइंगल का ओपी और इस वाले ट्राइंगल का ओ आर, तो बेटा आपको पता है ओपी किसके बराबर है? ओ क्यू के बराबर है। और ओ आर किसके बराबर है बेटा? ओ एस के बराबर है। तो दो एंगल्स इक्वल हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, उस एंगल के एडजेसेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बन रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है बेटा? दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ में आया? तो तारा रारा, ठीक है, अमेजिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप लोगों के पास कोई लाइन है ऐसी, देखो ट्रिगो का क्वेश्चन आने वाला है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है वो। मतलब मैंने भी जब पहली बार देखा यार कैसे होगा, फिर थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा किया कुछ, फिर मैंने बोला ओ मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। चलो, ये एक लाइन है, आपके पास एक ट्राइंगल इस तरीके से ओपी क्यू एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। आपको पूछा गया है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। ये पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने आपको। तो बेटा आपको पता है पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे वाई 0 है और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, तो एक्स कॉमा 0। तो अगर मेरे पास ये इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल्स टू 2,
तो x की वैल्यू अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो 2y 2 के बराबर आ गया, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 1। ठीक है जी, आओ अगर यही सेम इक्वेशन है, अगर मैं y0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो देखो 0 कॉमा y की वैल्यू कितनी थी 1 और ये कितना है 2 कॉमा 0, तो p और q के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल दिए। यानी कि ये डिस्टेंस कितना है बेटा 1 यूनिट, ये डिस्टेंस कितना है बेटा 2 यूनिट। अगर मैं इसका एरिया निकालूं सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 से 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका एरिया भी आपको निकालना था। ठीक है जी, चलो कितने क्वेश्चन है भाई। 3 वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस पी क्यू आर एस। अगर आप लोगों के पास कोई रोम्बस है, उसके 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2, -3, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 6, 5 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, -1, सॉरी ये +1 है। ठीक है, तो ये आपको पी क्यू आर और एस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है बेटा, अब आपको क्या बोला गया है कि अगर मैं यहां से इसका डायगोनल ड्रॉ कर दूं, इसका डायगोनल ड्रॉ कर दूं, तो ये जो डायगोनल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। इसको मैंने x, y मान लिया। आपको पता है डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसी के कोऑर्डिनेट्स निकालो। आप बस अपनी इस वाली लाइन को देखो, ये P है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 2, -3 और ये Q है, R है, R के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, 1। बीच में क्या है बेटा मिड पॉइंट है x, y, क्योंकि ये बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो x की वैल्यू क्या होगी 2 + -2, 2 + -2 बराबर डिवाइडेड बाई 2, तो 0/2 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा 0/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या है -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि -2/1, तो 2 तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट, x और y के कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -1, ये पता चल गया। अब यहां से आप लोग अपनी इस वाली लाइन को देखो, बीच वाले कोऑर्डिनेट पता है, ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसको x1 y1 मान लोगे, तो अब आपके पास फिर दोबारा से मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो 0 इज इक्वल्स टू x1 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 को इधर शिफ्ट कर दो, 0 इज इक्वल्स टू x1 + 6, 6 को इधर भेजोगे तो -6 इज इक्वल्स टू x1, एक कोऑर्डिनेट ही आ गया। फिर अगर मैं y1 + 5 करूं डिवाइडेड बाई 2 करूं तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, y वाला जो कोऑर्डिनेट है -1, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो y1 + 5 इज इक्वल्स टू -2, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को उधर भेजोगे -2 - 5 तो कितना आ गया -7, तो x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू -7। इस तरीके से आप लोग अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। आ गया आ गया आ गया, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मैं था बेकरार, वो क्वेश्चन आ गया। 5 sin p इज इक्वल्स टू 4। आपके पास 5 sin p की वैल्यू है 4। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, ड्रॉ अ डायग्राम एंड शो योर स्टेप। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और बहुत बढ़िया क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया इसलिए बेटा क्योंकि आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री को हम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अभी तक यूज करना सीखे हो। अब मैं सिखाऊंगा बाकी के ट्राइंगल्स में कैसे करते हैं। और जब आप इसको देखोगे ना तो बोलोगे यार ये तो बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। ये आपको दे रखा है 15 यूनिट, ये आपको दे रखा है 15 यूनिट, है ना, और आपको साइन पी की वैल्यू दे रखी है और आपको पी आर की लेंथ निकालनी है। आओ, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पी आर की लेंथ आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे बेटा। यहां पे ना क्योंकि आपको राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत होती है तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा।
कैसे ड्रॉ करोगे, यहां से आइसोसेलेस ट्राइंगल पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और कभी भी अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल पे कोई एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर तो नहीं, एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो वो आपके पास हमेशा बाइसेक्ट करेगा आपके बेस को। अब देखो अपने सिर्फ इधर वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल पी एस ओ क्यू, पी एस क्यू, तो ऐसा सा कुछ है, ऐसा सा कुछ है, ऐसा सा कुछ है। भाइयों बहनों, ये क्या है, P, ये हमें पता नहीं है, ये बेटा 15 यूनिट दे रखा है, और ऐसा सा ये एंगल P है। P के सामने वाला होता है बेटा परपेंडिकुलर, P के बाजू वाला होता है बेटा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। साइन P की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 5 को अगर उधर भेज दूंगा तो 4/5 दिया गया है ना। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एस क्यू, बेस क्या है बेटा, पी एस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, पी क्यू इज इक्वल्स टू 4/5। इसका मतलब क्या है, एस क्यू 4 होगा और पी क्यू क्या होगा, 5 होगा। लेकिन एस क्यू की वैल्यू, इसीलिए मैं आपको बोलता था ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब मैंने करवाया था ट्रिग्नोमेट्री अपना उमंग सीरीज में, या फिर जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री किया है मेरे से, तो मैंने उसमें बताया है कि ये बेटा डायरेक्ट वैल्यू मत लिया करो, इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, अदरवाइज एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देगा। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, ठीक है, क्यों पाजी ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5x, तो पी क्यू क्या हो गया, 5x हो गया, है ना। ये रेशो होते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये रेशो होते हैं, इसीलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोला जाता है। अब आपने एक्चुअल वैल्यू निकाल दी, एस क्यू की 4x और पी क्यू की 5x, लेकिन पी क्यू की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15 यूनिट। अब अगर आप पी क्यू को 5 मान लेते, यहां पे तो 15 दिया है, वहां पे आप 5 ले रहे हो, तो गलत हो जाता ना। इसलिए कहा जाता है ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 15 है। तो यानी कि 5x किसके बराबर है बेटा, 15 के x की वैल्यू निकालोगे तो 3, x की वैल्यू आई 3, तो एस क्यू आपके पास कितना आ गया, 4 × 3 कितना होता है, 12। ये 12, ओ ओ ओ ओ ओ ओ एस क्यू, अच्छा तो ससुरा है, यार यही आया अभी, अच्छा एस क्यू आया ना हमारे पास, तो ठीक है, ये 12 आया है, हमें तो पी एस निकालना था। ठीक है, यार फालतू में। ठीक है, अब आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो वैसे पी एस की वैल्यू, और बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हो यार इसको, ट्रिग्नोमेट्री का और यूज करके भी निकाल सकते हो। मुझे लगा हमने पूरा का पूरा पी एस निकाल दिया, सुरा धोखा दिया ई क्वेश्चन हमको। चलो कोई बात नहीं, अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 5 का स्क्वायर करोगे प्लस इज इक्वल्स टू, सॉरी 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है, 12 का स्क्वायर प्लस एसपी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर बेटा 225 होता है, इसका स्क्वायर होता है 144, इधर आके माइनस हो जाएगा, और एसपी का स्क्वायर, दोनों को माइनस करोगे तो कितना बच रहा है, 81 बच रहा है शायद, इज इक्वल्स टू एसपी का स्क्वायर। तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी √81, यानी कि 9 आ जाएगी। तो एसपी आ गया 9, ये भी होगा 9, 9 + 9 कितना हो जाएगा, पीआर कहाँ है, पीआर, पीआर विल बी योर 18। ठीक है जी, ऐसे करना था इसको। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें थी बेटा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को पता है, वेदांतु का एक क्लास 9th का चैनल भी है, आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। कैसे करोगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्यों करना है उसको समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि बेटा क्लास 9th पे ना हम 9th का कंटेंट तो आपको दे रहे हैं, अकेडमिक कंटेंट तो आपको वहां पे मिल रहा है, चैप्टर वाइज वहां पे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाले सेशंस भी लेते हैं, स्ट्रैटेजी वाले सेशंस भी लेते हैं, जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ सेशन हम 10th ग्रेड में भी लेते हैं, आपको बताने के लिए कि ऐसे करो वैसे करो, और कुछ सेशन हम लोग 9th ग्रेड में भी लेते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स वाले। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, सो दैट कि मतलब आप लोगों का कुछ फायदा हो जाए। उसके अलावा वेदांतु के 6 और चैनल हैं,
सब्जेक्ट वाइज जैसे अगर मैं बात करूं वेदांतु मैथ्स 9th एंड 10th की, तो इसमें मैंने क्या किया है 60 सेकंड में, ये सिर्फ शॉर्ट्स चैनल है, सिर्फ शॉर्ट्स चैनल है, 60 सेकंड्स में आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं, अब होगा क्या ना, एग्जाम टाइम पे आप 4-5 घंटे की वीडियो नहीं देखोगे, 1-2 घंटे की वीडियो नहीं देखोगे, तो ये 60 सेकंड्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो एग्जाम टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि बहुत टाइम सेव करेंगे, फटाफट आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये हमारे वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, सेशन के नोट्स पीडीएफ वो वहां पे मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को अगर कुछ पूछताछ करनी हो, है ना, पूछताछ मतलब कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। बाकी तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नए दिन नई कहानी के साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा सेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।